हे गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ बैच शुरू हो चुका है। या फिर डीआरडीओ मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक के लिए भी अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, क्योंकि वो भी आईटीआई बेस पे था, तो आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चन यहाँ तक कि कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों का चल रहा है थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर अभी चल रहा है। ठीक है, सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच बीआरओ एमएसडब्ल्यू डीएच के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, जिससे कोई भी पीडीएफ या नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगी। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, सर आप क्लास को इंग्लिश में करवाओ, या फिर बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाओ। तो आप लोगों को पीडीएफ डेली क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। और जिन बच्चों का डिमांड है कि सर क्लासेस को इंग्लिश में कराओ, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत टाइम लगेगा टाइपिंग वगैरह करवाने में। इसलिए आप लोगों को जो समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, जो चीज़ ज़्यादा हिंदी में रहता है वो आपको इंग्लिश में बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन लाया हूँ कि ज़्यादा हिंदी इसमें नहीं है, इंग्लिश के साथ ही एक तरीके से ये क्वेश्चन चल रहा है कि आप लोग का ये क्वेश्चन इंग्लिश के साथ साथ चलता रहे। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कल हम 650 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि 650 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। इससे पहले कि अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। अगर आपने देख लिया है तो आगे का वीडियो देखिए, साथ में नोट्स वगैरह बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए 651 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है कि फ्रंट एक्सल की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर फ्रंट एक्सल की देखभाल करना है तो उसके लिए पहले क्या है होगा कि व्हील बेयरिंग ठीक प्रकार से लगे हैं, उसमें प्ले नहीं होना चाहिए। ठीक है, बियरिंगों में समय पर ग्रीस करते रहें। बॉल जॉइंट यदि घिस गया हो तो उसे बदल देना चाहिए। स्टब एक्सल अथवा एक्सल बीम पर लगे बुश कटे ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किंग पिन ढीली या कटी नहीं होना चाहिए। अगर किंग पिन ढीली या कटी होगी तो हमें मोड़ने वक्त या फिर स्टीयरिंग हमारा हार्ड हो जाएगा। ओके, एक्सल बीम की सीधाई जांचनी चाहिए, यदि टेढ़ी है तो उसे सीधी कर देनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टब एक्सल की रन आउट किस प्रकार चेक की जाती है। तो स्टब एक्सल की रन आउट लेथ मशीन के सेंटर पर बांधकर डायल गेज के द्वारा चेक की जाती है। लेथ मशीन पर इसको क्या किया जाता है, एडजस्ट करके लेथ मशीन पर डायल गेज के द्वारा इसको चेक किया जाता है। रन आउट 0.05 मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अधिक तो स्टब एक्सल बदल देना चाहिए। अगर 0.05 mm से अगर अधिक है हमारा क्लियरेंस या गैप, ठीक है, रन आउट, तो उसको एक्सल को बदल देना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 व्हील ड्राइव का क्या अर्थ होता है। जिन मोटर गाड़ियों में इंजन की शक्ति अगले पहियों में भी पहुंचने की व्यवस्था हो, अथवा वह अगले और दोनों पहियों में इंजन की शक्ति दी जाती हो, तो वो 4 व्हील ड्राइव या 4x4 कहलाती है। ठीक है, 4 व्हील ड्राइव में कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि गियर बॉक्स के बगल में ट्रांसफर केस लगा होता है। तो ट्रांसफर केस क्या होता है कि आगे के पहियों को ड्राइव करने के लिए ट्रांसफर केस लगाया जाता है। गियर बॉक्स के थ्रू पीछे के पहियों को पावर जाती है और ट्रांसफर केस उसी को लगाकर फिर आगे के पहियों को भी पावर दी जाती है, यानी कि हमारे चारों पहियों में इसमें पावर चली जाती है इसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीयरिंग का क्या कार्य करता है। तो बड़े 3 पहिए वाले अन्य मोटर गाड़ियों की आवश्यकता पड़ने पर बिना स्लिप किए मोटर गाड़ी को मोड़ने व सहज नियंत्रण करने के लिए स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हो कि किसी गाड़ी को मोड़ने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले किसकी, स्टीयरिंग की ज़रूरत होती है। कहीं भी किसी भी दिशा में अगर मोड़ना हो तो स्टीयरिंग बहुत आवश्यक है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग का क्या कार्य करता है। तो इसमें पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि स्टीयरिंग व्हील द्वारा घुमावदार गति को कोणीय गति में बदला जाता है। घुमावदार यानी कि हमारा ये जो होता है सर्कल, यानी कि वृत्तीय गति को कोणीय गति में किस कोण में हमें मोड़ना है। हमारा स्टीयरिंग किस गति में चलता है, घुमावदार एक सर्कल की गति में चलता है, वृत्तीय गति में। तो उसको कोणीय गति देना, एक कोण में या फिर एक दिशा में मोड़ना किसका, स्टीयरिंग का काम होता है। जब मोटर गाड़ी को दाएं से बाएं मोड़ने की आवश्यकता होती है तो स्टीयरिंग व्हील उस दिशा में घुमाया जाता है जिससे अन्य लिंकेज द्वारा गियरिंग द्वारा अगले पहिए घूम जाते हैं। ठीक है,
ये आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग गियर बॉक्स, ड्रॉप आर्म, ड्रैग लिंक, स्टीयरिंग आर्म और कनेक्टिंग रोड और टाई रोड, ये मुख्य इसके पार्ट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग की बनावट किस प्रकार की जाती है। तो स्टीयरिंग में सबसे ऊपर एक की द्वारा, ये की इसको ध्यान रखिएगा, की द्वारा स्टीयरिंग कॉलम पर नट द्वारा कसा जाता है। ठीक है, स्टीयरिंग कॉलम के दूसरे सिरे पर बर्म आदि बना रहता है जो सेक्टर आदि से संबंधित रहता है। सेक्टर शाफ्ट से ड्रम आर्म और ड्रैग लिंक तथा पुश रोड जुड़ी रहती है। ड्रैग लिंक का दूसरा सिरा स्टीयरिंग आर्म से जुड़ा रहता है जो स्टब एक्सल के साथ फिट रहता है, और स्टब एक्सल से जुड़ी कनेक्टिंग आर्म के द्वारा टाई रोड की सहायता से दोनों पहिए का संबंध बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग किस प्रकार पहिए मोड़ने का कार्य करता है। जब स्टीयरिंग व्हील घुमाया जाता है तो वर्म भी क्या होता है, घूमता है, उसमें लगा सेक्टर भी घूमता है। सेक्टर की यह चाल ड्रॉप आर्म के आगे पीछे करती है। इससे पुल एंड पुश रोड ड्रैग लिंक के द्वारा दूसरे पहिए को भी उसी दिशा में घुमाती है। ओके, ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग को कितने चक्कर घुमा सकते हैं। तो छोटी गाड़ियों में 2 से 2.5 चक्कर तथा बड़ी गाड़ियों में 4 से 5 चक्कर तक स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जा सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, कि छोटी गाड़ियों में 2 से 2.5 या 3 आप कर सकते हो कि 3 चक्कर घुमा सकते हैं, और बड़ी गाड़ियों में 4 से 5 चक्कर हम घुमा सकते हैं स्टीयरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीयरिंग को घुमाने की कितनी शक्ति लगती है। तो स्टीयरिंग को घुमाने के लिए लगी शक्ति सेक्टर व बर्म के दांतों पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा सेक्टर और बर्म टाइप का जो स्टीयरिंग प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये आगे हम बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि सेक्टर और बर्म जो होता है उसके दांतों पर निर्भर करेगा। छोटी गाड़ियों में 8:1 से 30:1 तक का अंतर रहता है स्टीयरिंग का, और बड़ी गाड़ियों में क्या होता है 20:1 से 30:1 तक का इसमें अंतर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टीयरिंग का प्रकार किस बात पर आधारित किया जाता है। तो स्टीयरिंग प्रणाली में स्टीयरिंग गियर बॉक्स मुख्य भाग होता है जो स्टीयरिंग को चलाने का काम करता है। ठीक है, या फिर एक दिशा देता है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है, इसी के आधार पर स्टीयरिंग का नाम पड़ता है। तो देखिए अब कौन कितने प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। वर्म एंड सेक्टर टाइप स्टीयरिंग होता है, वर्म एंड रोलर टाइप स्टीयरिंग होता है, वर्म एंड वर्म व्हील टाइप का स्टीयरिंग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि रिसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट पाइप स्टीयरिंग होता है, रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग, कैम एंड रोलर टाइप स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक असिस्ट टाइप स्टीयरिंग। ये टोटल 7 प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष श्रेणी में कौन कौन से प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। ये विशेष श्रेणी में जो है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आजकल यूज किया जाता है, वैक्यूम असिस्टेड स्टीयरिंग एंड कंप्रेस्ड एयर असिस्टेड स्टीयरिंग का प्रयोग आजकल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब जो जो हमने पढ़ा उनके बारे में जान लेते हैं, उनका वर्क किस प्रकार से होता है। बर्म एंड सेक्टर टाइप स्टीयरिंग किस प्रकार का होता है। तो इसमें स्टीयरिंग कॉलम के निचले सिरे पर बर्म बना रहता है और जिसके साथ सेक्टर जुड़ता है। इसमें बर्म के ऊपर एक विशेष बियरिंग का प्रयोग होता है। नीचे के बियरिंग में चकनट द्वारा एडजस्ट करने की व्यवस्था रहती है। सेक्टर शाफ्ट के साथ ड्रॉप आर्म भी क्या होता है इसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्म एंड रोलर टाइप स्टीयरिंग किस प्रकार का होता है। तो इसमें रोलर के साथ साथ वर्म का भी क्या होता है प्रयोग किया जाता है। इसका रोलर सेक्टर शाफ्ट के साथ यू के आकार के खांचे में बेयरिंग की सहायता से लगा होता है और स्टीयरिंग व्हील के घुमाने पर वर्म द्वारा रोलर घूमकर ड्रॉप आर्म आदि को क्या होता है घुमाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्म एंड व्हील टाइप स्टीयरिंग किस प्रकार का होता है। तो इस क्या होता है इसमें सेक्टर के रूप में चौथाई से भी क्या होता है कम भाग गियर का लगा होता है तथा सेक्टर शाफ्ट के ऊपर पूरा वर्म व्हील फिट रहता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट टाइप स्टीयरिंग किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के स्टीयरिंग में क्या होता है रिसर्कुलेटिंग टाइप का स्टीयरिंग में कि रिसर्कुलेटिंग बॉल नट मुख्य भाग होता है इसका, जो कि चौकोर नट के समान होता है। यह नट स्टीयरिंग कॉलम के निचले सिरे पर बर्म के ऊपर फिट किया जाता है। नट के अंदर गाइडों में स्टीयरिंग की छोटी गोलियां भरी रहती है। नट के एक ऊपर तिरछे खांचे कटे रहते हैं जिनके द्वारा
सेक्टर शाफ्ट को क्या होता है, घुमाया जाता है, जिससे पहियों तक घूमने की क्रिया अन्य स्टीयरिंगों के समान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग किस प्रकार का होता है। तो इन मोटर गाड़ी में क्या होता है कि चौथाई के बराबर रैक लगी रहती है, जिसके दोनों सिरे टाइट रोड से जुड़े रहते हैं, जिनका संबंध क्या होता है, स्टब एक्सल से रहता है। स्टीयरिंग कॉलम के निचले सिरे पर एक पिनियन लगी रहती है, जिस पर रैक के अनुसार क्या होता है, दांते कटे रहते हैं। स्टीयरिंग व्हील के द्वारा पिनियन जब घूमती है तो रैक दाएं एवं बाएं चलकर गाड़ी को क्या होता है, घुमाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैम एंड रोलर टाइप स्टीयरिंग किस प्रकार का होता है। तो इस सेक्टर में क्या होता है, एक स्थान पर कैम का प्रयोग किया जाता है और दूसरे स्थान पर जिस पर क्या होता है, दो खोटी रोलर समान लगी रहती है। यह सेक्टर वर्म आदि प्रकार के स्टीयरिंगों के समान क्या करता है, ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिक असिस्टेड स्टीयरिंग किस प्रकार का होता है। तो इसका प्रयोग भारी गाड़ियों में क्या होता है, किया जाता है। इसमें स्टीयरिंग को घुमाने में मानव शक्ति के साथ साथ हाइड्रोलिक दबाव का भी प्रयोग किया जाता है। अन्य स्टीयरिंगों के भागों में अतिरिक्त इसमें ऑयल रिजर्वायर, हाइड्रोलिक पंप, पावर सिलेंडर और क्या होता है, स्मूल बॉल्व भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाइड्रोलिक असिस्टेड स्टीयरिंग किस प्रकार कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल रिजर्वायर में भरा रहता है। क्या होता है, हाइड्रोलिक जो फ्लूइड होता है वो ऑयल रिजर्वायर में भरा रहता है, जिसका संबंध पंप से रहता है। पंप में दो पाइप तेल जाने व आने के लिए स्पूल क्या होता है, बॉल्व से जुड़े रहते हैं। जब स्टीयरिंग को घुमाया जाता है तो सेक्टर शाफ्ट ड्रैग लिंक स्मूल बॉल्व प्रभाव डालकर क्या होता है, नॉन रिटर्न बॉल्व को खोलती है, जिसके पंप के द्वारा तेल का दबाव स्टीयरिंग आर्म पर पड़ता है। सॉरी दोस्तों, इस कारण से क्या होता है, इसमें शक्ति कम लगानी पड़ती है। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, इस वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पावर स्टीयरिंग किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिन भारी गाड़ियों में कम दबाव वाले बैलून टाइप प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मोड़ने के लिए पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के बेसिकली होते हैं। पहला इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, जिसमें क्या होता है, पावर स्टीयरिंग असेंबली स्टीयरिंग गियर बॉक्स के समान एक भाग होती है। और दूसरा अपना जो होता है कि लिंकेज पावर स्टीयरिंग, जिसमें स्टीयरिंग असेंबली लिंकेज का भाग होता है। यह क्या होता है, हाइड्रोलिक दबाव से क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसके द्वारा 90 डिग्री पर भी गाड़ी को खड़े खड़े क्या होता है, हाइड्रोलिक जो हमारा पावर स्टीयरिंग होता है इसको मोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस स्टीयरिंग के द्वारा गाड़ी को खड़े खड़े 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ा जाता है। तो पावर स्टीयरिंग के द्वारा मोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसलिए आप लोगों का क्लियर करता चल रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्सेबल स्टीयरिंग से क्या तात्पर्य है। जिन गाड़ियों में स्टीयरिंगों में सड़क का झटका स्टीयरिंग व्हील द्वारा पहुंचाता है उसे रिवर्सेबल स्टीयरिंग कहलाते हैं। ठीक है, और एक होता है इरिवर्सिबल स्टीयरिंग। तो इसमें क्या होता है कि रिवर्सिबल में हमारा क्या हो रहा था कि सड़क का झटका जो होता है व्हील तक पहुंचता है रिवर्सिबल में, लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है कि स्टीयरिंगों में सड़क का झटका स्टीयरिंग व्हील तक इसमें क्या होता है, नहीं पहुंचता है। ठीक है, इसे इरिवर्सिबल स्टीयरिंग इसको कहते हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंडर स्टीयरिंग व ओवर स्टीयरिंग से क्या क्या तात्पर्य है। तो ड्राइवर के अनुमान से स्टीयरिंग व्हील घुमाने से यदि पहिए अनुपात में कम घूमते हैं तो अंडर स्टीयरिंग कहलाता है। यदि विपरीत, यदि पहिए स्टीयरिंग व्हील के अनुपात से अधिक घूमते हैं तो क्या होता है, ये ओवर स्टीयरिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे स्टीयरिंग के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो स्टीयरिंग के प्रयोग में कम शक्ति लगे। ठीक है, उसका प्रयोग करते टाइम। नेक्स्ट है कि स्टीयरिंग प्रणाली अचानक अपना कार्य न बंद कर दे। गाड़ी के भार स्टीयरिंग कम से कम प्रभाव उस पर पड़े। गाड़ी में ब्रेकों का क्या होता है, स्टीयरिंग के पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टीयरिंग में सेल्फ सेंटरिंग प्रक्रिया होना चाहिए।
नेक्स्ट है सस्पेंशन को मिलने वाले झटकों का स्टीयरिंग पर प्रभाव ना पड़े, ठीक है, ये अच्छे स्टीयरिंग के गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हील अलाइनमेंट का क्या तात्पर्य होता है। तो मोटर गाड़ी का स्टीयरिंग हल्का रहे, तेज गति पर भी गाड़ी सरलता से कंट्रोल की जा सके, टायर शीघ्र ना घिसे, ठीक है, इसके लिए अगले पहियों की फिटिंग में कुछ कोण दिए जाते हैं, इन्हें व्हील अलाइनमेंट क्या होता है कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील अलाइनमेंट के अंतर्गत कौन कौन से कोण आदि आते हैं। तो एक कैम्बर एंगल आता है, कैस्टर एंगल आता है, किंग पिन इंक्लेशन आता है और टो इन एंड टो आउट आता है। ओके नेक्स्ट है कैम्बर एंगल क्या होता है। अभी हमने कैम्बर एंगल और कैस्टर एंगल के बारे में पढ़ा, तो देखिए कैम्बर एंगल के बारे में जानते हैं कि गाड़ी के अगले पहिए को यदि सामने से देखा जाए तो ऊपर से बाहर की ओर, नीचे से अंदर की ओर झुके रहते हैं, ठीक है। साइड से क्या होगा कि ऊपर से अंदर की ओर झुका रहेगा और यह झुकाव से जो कोण बनता है वो कैम्बर एंगल कहलाता है। यदि झुकाव ना हो तो भार पड़ने पर क्या होता है, पहिए की ओर झुकेंगे तथा इनका एक किनारा शीघ्र घिसेगा। ये सारे क्वेश्चन जब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को इमेज वाइज भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा कैम्बर एंगल कैस्टर एंगल ये किस प्रकार से देखा जाता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारा डाउट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैम्बर कोण कितना रखा जाता है। तो कैम्बर कोण 2 से 5 डिग्री तक रखा जाता है। इन्हें व्हील अलाइनमेंट गेज के द्वारा नापा जाता है। इन्हें नेगेटिव या पॉजिटिव ये हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है कैस्टर एंगल क्या होता है। तो अगले पहियों को सेल्फ सेंटरिंग रखने पर ट्रेलिंग एक्शन प्रदान करने के लिए किंग पिन के कैस्टर पेड़ तथा सीमों द्वारा कास्टर एंगल रखा जाता है। किंग पिन को एक ओर से देखें तो दूसरा पीछे की ओर से झुका रहता है। उस झुकाव से जो कोण बनता है उसे कैस्टर एंगल कहते हैं। इस कोण का मान जो होता है 3 से 5 डिग्री रखा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग पिन इंक्लेशन क्या होता है। तो किंग पिन इंक्लेशन जो होता है कि कैम्बर एंगल के विपरीत झुकाव इसमें क्या होता है दिया जाता है। यह झुकाव से जो कोण बनता है यह किंग पिन इंक्लेशन कहलाता है, ठीक है। इस एंगल के कारण पहिए सदा स्पिंडल में सीधे बने रहने का प्रयत्न करते हैं। कैम्बर एंगल किंग पिन इंक्लेशन एक दूसरे से सीधे संबंधित रहते हैं। इस कारण का प्रभाव दूसरे पर इसमें क्या होता है पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है टो इन क्या होता है। तो कैम्बर एंगल के कारण अगले पहियों में बाहर की ओर भागने की प्रवृत्ति होती है। इसे समाप्त करने के लिए अगले पहिए टो इन के अंदर और टाई रोड की सहायता से रखी जाती है, यह टो इन कहलाती है। इसके विपरीत जब नेगेटिव कैम्बर दिया जाता है तो उसे टो आउट कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टो इन या टो आउट कितना रखा जाता है। इसका मान तो टो इन या टो आउट 2 से 5 mm तक का रखा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। जो भी डीआरडीओ मोटर मैकेनिक के लिए अप्लाई किया या डीजल मैकेनिक के लिए तो उनका ये पूछा जा सकता है। ओके नेक्स्ट है व्हील अलाइनमेंट नापने के लिए क्या क्या करते हैं। तो व्हील अलाइनमेंट गेज द्वारा कैम्बर कैस्टर किंग पिन इंक्लेशन या टो इन आदि नापा जाता है। डेड एक्सल वाली गाड़ियों में कैम्बर एंगल व किंग पिन इंक्लेशन स्थिर रहते हैं। कास्टर एंगल कास्टर प्लेट को रोड स्प्रिंग के नीचे एक्सल पैड के ऊपर यू बोल्ट द्वारा इसमें क्या होता है बांधा जाता है। इसे नापने के लिए लेवल व एंगल गेज द्वारा टर्न टेबल का प्रयोग किया जाता है। टो इन नापने के लिए टेलीस्कोपिक टो इन गेज का क्या होता है इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। सॉरी गाइज आज आप लोग को बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, लेकिन आप लोगों का क्लास रेगुलर करना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि टाइम बहुत पास आ गया है। कुछ बच्चे का ये कमेंट भी आया था कि सर क्लास अपना पीछे हो रहा है, लेकिन अब आप लोगों का क्लास नहीं रुकेगा, रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है इस वजह से, लेकिन आप लोगों का क्लास पूरा होगा। व्हील अलाइनमेंट चेक करते समय क्या सावधानियां अपेक्षित होती हैं। तो पहियों का सही दबाव भी हवा भरी होनी चाहिए, या फिर व्हील बियरिंग हो ठीक प्रकार से एडजस्ट हो, किंग पिन भी ठीक प्रकार से टाइट होना चाहिए,
रोड स्प्रिंग पैड व बुश ठीक होना चाहिए। स्टीयरिंग में क्या होता है, फ्री प्ले नहीं होना चाहिए। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी इधर उधर नाच क्या कारण हो सकता है। अगर हमारा क्या होता है, मोटर गाड़ी इधर उधर ज़्यादा हिलता है तो इसका क्या कारण हो सकता है कि हमारा कैस्टर एंगल गलत हो सकता है, या फिर स्टीयरिंग में प्ले हो सकता है। ठीक है, पहियों में असमान दबाव हो सकता है, किंग पिन बुश कटे हो सकते हैं, या फिर साइकिल पिन के बुश कटे हो सकते हैं। व्हील बेयरिंगों में भी या तो प्ले हो सकता है। ठीक है, मोटर गाड़ी एक और खिंचती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर मोटर गाड़ी एक और खिंच रहा है तो इसके अगले पहियों में असमान हवा का दबाव हो सकता है, ब्रेक ठीक प्रकार से एडजस्ट ना हो, इस कारण भी मोटर गाड़ी एक साइड को भागती है। फ्रंट तथा रियर एक्सल एक अलाइनमेंट में ना हो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। रोड स्प्रिंग असेंबली में भी कमी हो सकता है, व्हील अलाइनमेंट सही ना हो, या फिर कैस्टर प्लेट मोटी पतली हो, स्टब एक्सल टेढ़ा हो, तब ये प्रॉब्लम हमारी आती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में, बस इन सबको ध्यान से देखना है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले अधिक हो तो उसके क्या कारण हो सकते हैं कि स्टीयरिंग के भाग ढीले हो सकते हैं, स्टीयरिंग बेयरिंग एडजस्ट ना हो, स्टीयरिंग व्हील शाफ्ट पर ढीला हो। ठीक है, नेक्स्ट है, टायर शीघ्र घिसते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो कैम्बर व टो इन का संबंध ठीक ना हो, स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी हो, ब्रेक एडजस्ट ना हो, स्टब एक्सल टेढ़ा हो, और व्हील बेयरिंग ढीले हो। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टीयरिंगों में घुमाने की शक्ति अधिक लगती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स में क्या होता है, तेल ना हो तब भी ये कारण आता है, किंग पिन जाम हो, या फिर टो इन गलत हो, पहियों में हवा कम हो, तब ये कारण हमारे आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, स्टीयरिंग मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो स्टीयरिंग मेंटेनेंस के लिए स्टीयरिंग के सभी जोड़ टाइट रखें, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट सही रखें, स्टीयरिंग के जोड़ों पर ग्रीस लगाएं, और स्टीयरिंग गियर बॉक्स के SAE 90 नंबर का गियर ऑयल डालें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना चैप्टर आ गया ब्रेक। अब ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाड़ियों में इसका रोल, तो ब्रेक के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मोटर गाड़ियों में ब्रेक की क्या आवश्यकता होती है। तो चलती हुई ऑटोमोबाइल गाड़ियों में चालक द्वारा धीमा करने के लिए या रोकने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटर गाड़ियों में ब्रेक का वर्गीकरण मोटर गाड़ियों के प्रयोग के आधार पर क्या होता है, किया गया है। तो अगर देखा जाए तो बाहरी की ओर सिकुड़कर ब्रेक ड्रम की पकड़ करने वाले एक तो ब्रेक होते हैं, या फिर अंदर की ओर फैलकर ब्रेक ड्रम की पकड़ करने वाले एक ब्रेक होते हैं। क्या होता है कि एक बाहर से जकड़ता है, ठीक है, और एक अंदर से फैलकर जकड़ता है। ठीक है, अब देखिए कार्य करने के अनुसार कौन से होते हैं, एक हैंड ब्रेक होता है, एक फुट ब्रेक होता है। नेक्स्ट है कि ब्रेकिंग फोर्स लगाने के आधार पर सिंगल एक्टिंग ब्रेक होता है और डबल एक्टिंग ब्रेक होता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग शक्ति के आधार पर मैकेनिकल ब्रेक होता है और पावर ब्रेक होता है। नेक्स्ट है कि पावर ब्रेक निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोलिक ब्रेक, सर्वो एवं वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक, एयर ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम जानेंगे हैंड ब्रेक के बारे में। मोटर गाड़ियों को यथास्थान खड़ा करने के बाद हैंड ब्रेक लगा दिया जाता है, जिससे कि गाड़ी हिलडुल या सड़क ने ना लग जाए। कहीं गाड़ी अगर आप स्थिर खड़ा करते हैं या फिर कोई गाड़ी खड़ी की जाती है पार्किंग वगैरह में, तो उसमें हैंड ब्रेक लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे चारों पहिया जाम हो जाता है, फिर हमारी गाड़ी हिलती डुलती नहीं है या फिर सरकने का डर नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि हैंड ब्रेक किस प्रकार लगाया जाता है। तो हैंड ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक लीवर ड्राइविंग सीट के सामने बराबर में लगा रहता है। ठीक है, ब्रेक असेंबली किसी एक पहिए का प्रयोग कर ली जाती है, अथवा प्रोपेलर शाफ्ट पर एक अतिरिक्त ब्रेक ड्रम क्या होता है, लगाया जाता है। लीवर का संबंध ब्रेक शू असेंबली से रहता है तथा लीवर खींचने पर हैंड ब्रेक लग जाते हैं। इससे पार्किंग अथवा इमरजेंसी ब्रेक भी क्या होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फुट ब्रेक का क्या कार्य होता है। तो मार्ग पर चलती हुई मोटर गाड़ियों को धीमा करने या रोकने के लिए फुट ब्रेक का क्या होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फुट ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से फुट ब्रेक जो होता है एक मैकेनिकल ब्रेक होता है और एक हाइड्रोलिक ब्रेक
और सर्वो वैक्यूम ब्रेक एक प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के फुट ब्रेक होते हैं। मैकेनिकल ब्रेक किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रकार का ब्रेक इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक होता है। जब ब्रेक पेडल दबाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक केबल व लिंक के द्वारा कैम घूम जाती है और ब्रेक शू ड्रम को क्या होता है, ब्रेक शू को ड्रम से सटा दिया जाता है। इसमें ब्रेक फिर क्या होता है, अगर ब्रेक शू जब अपना ड्रम से चिपकता है तो क्या होता है, ब्रेक अपना लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मैकेनिकल ब्रेक में कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो एक ब्रेक प्लेट होता है, फलक्रम होता है, ब्रेक शू होता है, ब्रेक शू लाइनिंग होता है, घूमने वाली कैम होती है, ब्रेक शू रिटर्न स्प्रिंग होता है, ब्रेक ड्रम होता है, ब्रेक पैडल होता है, केबल एंड लिंक रॉड रहता है। तो दोस्तों आज भी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी अब क्लास आप लोगों का रेगुलर चलने वाला है। अब आप लोगों का क्लास रुक नहीं सकता क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत टाइम कम है और पास आ चुका है। जल्द ही आप लोगों को एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेगा। और अगर आप ITI से रिलेटेड कोई और भी जॉब के लिए अगर तलाश रहे तो अब आप लोगों को जॉब का नोटिफिकेशन जितने भी ITI रिलेटेड या डिप्लोमा रिलेटेड है, अगर आपने 12th भी कर रखा है तो इससे रिलेटेड सारा जॉब का नोटिफिकेशन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल से बने रहना। और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत कुछ मज़ा आने वाला है जब हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोगों को क्या होगा कि इसका PDF वगैरह भी मिल जाया करेगा। ठीक है, जो भी क्लास चल रहा है तो उसका PDF उतना आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।